रूस को चीन से मिल रहे सहयोग का सवाल G7 में उठा और सवाल ये उठा कि चीन से कैसे ऐसे में डील किया जाए। लेकिन इस पर भी सब एक मत नहीं है, खासतौर से यूरोपीय देश। ऐसे में सब एक प्लेटफॉर्म पर क्या होंगे और क्या ऐसे हल निकलेगा, ये हमने पूछा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर स्वाति राव से। गैस और ऑयल से जो रेवेन्यूज रशिया कमा रहा था उसमें तो बहुत कमी आई है, लेकिन जो नॉन एनर्जी रेवेन्यूज है वो रेवेन्यूज रशिया उनमें तेजी आई है और वो सारे रेवेन्यूज रशिया कहीं ना कहीं चाइना जैसे कंट्री से कमा रहा है। सिमिलरली अगर आप रशिया के जो वेपन्स एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी देशों में अगर वॉर के पहले रशिया तकरीबन 30 या 31 देशों को वेपन सप्लाई करता था, एक्सपोर्ट करता था, तो आज के देश में वो घटकर मुश्किल से 12 या 13 रह गया है। और ऐसे में भी चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान ये मेन देश है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके का सपोर्ट रशिया को चाइना से मिल रहा है वो सपोर्ट बहुत इंडिस्पेंसेबल है रशिया के वॉर एफर्ट के लिए। इस दौरान, इस प्रोसेस में रशिया चाइना के साथ और भी ज्यादा मैं कहूंगी कि क्लोजली अलाइन हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी समस्या वेस्ट के लिए है और भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत के लिहाज से वी हैव ऑलवेज बैलेंस्ड चाइना विद रशिया। और लेकिन अब ये आर्ग्यूमेंट देना कि रशिया को एंगेज करते रहो ताकि वो इट डजंट फॉल इनटू द लैप ऑफ चाइना, तो इस तरीके का जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है वेस्ट के लिए और मेरे हिसाब से भारत के लिए भी। और चाइना के तो सेल्फिश इंटरेस्ट में यही है कि जब तक ये वॉर चलती रहे तब तक जिस तरह वेस्ट जो है वो रशिया को ब्लीड कर रहा है, तो चाइना रशिया का सपोर्ट करके वेस्ट को ब्लीड कर रहा है, वीकन कर रहा है। तो ये एक इस तरह का बहुत ही अगली वॉर ऑफ एट्रिशन वो बन गया है। और G7 सम्मेलन के इतिहास में पहली बार पोप फ्रांसिस भी शामिल हुए। पोप फ्रांसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होने वाली बातचीत में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोप से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से द्विपक्षीय बातचीत की। ऋषि सुनक के साथ उन्होंने रोड मैप 2030 पर हो रही प्रगति को लेकर चर्चा की। साल 2021 में हुए इस समझौते के तहत दोनों देशों ने जलवायु, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और रक्षा मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए काम करने पर सहमति दी थी। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता होराइजन 2047 और इंडो पैसिफिक रोड मैप को ध्यान में रखकर हुई। वैसे तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे इस बैठक से क्या हासिल होगा, बता रही है डॉक्टर स्वाति राव। भारत को बुलाए जाना, दो बातें हैं इसमें। एक बात तो यह है कि भारत कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के कॉजेस का प्रतिनिधित्व करता है। वहां पे क्लाइमेट डिस्कोर्स हो गया या जो इस तरह के डिस्कोर्सेस हैं जो ग्लोबल साउथ से डायरेक्टली रिलेटेड है, उन चीजों का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। ये बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन मेरे हिसाब से जो G7 से भारत का फायदा है वो उसके बियॉन्ड भी जाता है। और इसके मैं दो बहुत ही कॉन्क्रीट उदाहरण बताऊंगी। जो पहला उदाहरण तो ये है कि देखिए, एक चीज है जिसको हम सुनते हैं आईमेक, ठीक है, आईमेक जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर था, जो लास्ट ईयर G20 के समिट में सितंबर में इंडिया की प्रेसिडेंसी जब थी उस वक्त ये अनाउंस हुआ था। इसके हार्ट में जो फाइनेंसिंग और इसके हार्ट में जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक G7 इनिशिएटिव है। जब बात आती है कि आप ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे डिसाइड करेंगे, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कितना होना चाहिए, 15% पे ये चीज फ्रीज की गई, ये भी एक तरीके की हिस्टोरिक डील मानी जाती है। और ये हिस्टोरिक डील भी G7 के कंसेंसस बनने के बाद ही बाद में इसको G20 वगैरह ने भी इसको एंडोर्स किया, क्योंकि कैसे जो G7 का एजेंडा है वो रिफ्लेक्ट करता है G20 का क्या एजेंडा होगा, और भारत तो G20 का मेंबर ही है। और इसके अलावा जो पैरेलल मैंने आपको बताया कि जो जितने आपके क्लाइमेट और इस तरह के जो इश्यूज हैं, वर्ल्ड हंगर है, इन सबको एलिविएट करने में जो भारत का ना केवल भारत का एक्सपीरियंस है बल्कि भारत की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी एक तरह से भारत को क्रेडिबल प्लेयर बनाता है। और G7 के नेताओं ने कल उस प्रस्ताव को भी सहमति दे दी जिसमें यूक्रेन को $50 अरब का लोन देने की बात है। यूक्रेन को ये पैसे जब्त की गई रूसी संपत्तियों से मिलने वाले ब्याज से दिए जाएंगे। इन संपत्तियों को तब जब्त किया गया था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। पर BBC संवाददाता जीन मैकेंजी ने बताया कि ये पैसे यूक्रेन को साल के आखिर तक ही मिल पाएंगे। जब्त हुई रूसी संपत्तियों से यूक्रेन को अच्छी खासी रकम मिलेगी, लेकिन उसे ये पैसे साल के अंत तक ही मिल पाएंगे। तो यूक्रेन ये पैसे उन चीजों पर खर्च करेगा जो उसे आने वाले सालों में चाहिए होंगी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन इस रकम का इस्तेमाल अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए करेगा और वो इसका कुछ हिस्सा पुनर्निर्माण और मरम्मत के कामों में लगा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन की जंग में जो तत्कालिक जरूरतें हैं वो इससे पूरी नहीं होंगी। यूक्रेन अपने सहयोगियों से और मदद की मांग कर रहा है। हमने देखा कि ज़ेलेंस्की G7 सम्मेलन में आए
और उससे पहले वो यूरोप के दूसरे देशों में गए थे, जैसे कि जर्मनी में हुई रिकंस्ट्रक्शन समिट में उन्होंने शिरकत की, जहां उन्होंने और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत की बात दोहराई। उन्हें यूक्रेन के लिए पेट्रियट जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को ऐसे 7 सिस्टम्स चाहिए ताकि वो अपने शहरों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सके, क्योंकि रूस इन जगहों पर लगातार भारी बमबारी कर रहा है और यूक्रेन की बिजली उत्पादन की क्षमता आधी हो गई है, जिससे यूक्रेन बिजली की कमी से जूझ रहा है।